Welcome to Drishti Judiciary's latest initiative, the Law MCQs program. Practice questions covering legal current affairs, general knowledge, and previous year's questions. Let's begin today's session. The first question is, under Section 2, Clause 1 of POCSO Act, special court means a court designated as such under Section 26, Section 27, Section 28 और Section 29. पोक्सो अधिनियम की धारा 2 उपधारा 1 विशेष न्यायालय को एक न्यायालय के रूप में परिभाषित करती है जिसे किस धारा द्वारा नामित किया गया है? धारा 26, धारा 27, धारा 28 या धारा 29? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सेक्शन 28. इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, धारा 28. Section 2 Clause 1 of the POCSO Act 2012 defines the term special court. It states that special court means a court designated as such under Section 28. As per Section 28 Clause 1, for the purposes of providing a speedy trial, the state government shall, in consultation with the Chief Justice of the High Court, by notification in the Official Gazette, designate for each district a court of session to be a special court to try the offences under the Act. पोक्सो अधिनियम 2012 की धारा 2 उपधारा 1 विशेष न्यायालय शब्द को परिभाषित करती है. इसमें कहा गया है कि विशेष न्यायालय का अर्थ धारा 28 के तहत नामित न्यायालय है. धारा 28 उपधारा 1 के अनुसार त्वरित सुनवाई प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से आधिकारिक राजपत्र में घोषणा के माध्यम से अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए प्रत्येक जिले के लिए एक सत्र न्यायालय को एक विशेष न्यायालय घोषित किया जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, recovery of specific immovable property has been provided under Section 5, Section 6, Section 7 और Section 8. विशिष्ट राहत अधिनियम 1963 की किस धारा के तहत विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति की वसूली प्रदान की गई है? धारा 5, धारा 6, धारा 7 या धारा 8? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सेक्शन 5. इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, धारा 5. Section 5 of the Specific Relief Act 1963 deals with recovery of specific immovable property. This section essentially lays down the legal basis for a person who is entitled to possess a specific immovable property to recover possession from someone who is wrongfully occupying it. It states that a person entitled to the possession of specific immovable property may recover it in the manner provided by the Code of Civil Procedure 1908. विशिष्ट राहत अधिनियम 1963 की धारा 5 विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति की वसूली से संबंधित है. यह धारा अनिवार्य रूप से उस व्यक्ति के लिए विधिक आधार तय करती है जो किसी विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति पर गलत तरीके से कब्जा करने वाले व्यक्ति से संपत्ति के कब्जे का प्रत्युद्धरण का हकदार है. इसमें कहा गया है कि विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति के कब्जे का हकदार व्यक्ति सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 द्वारा प्रदान किए गए तरीके से इसे प्रत्युद्धरण कर सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द jurisdiction of the Supreme Court may be enlarged by the Parliament by law, Parliament by resolution, President of India or President of India in consultation with the Chief Justice of India. सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार बढ़ाया जा सकता है संसदीय विधि द्वारा, संसदीय संकल्प द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा या भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, पार्लियामेंट बाय लॉ. इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संसदीय विधि द्वारा. Article 138 of the Indian Constitution pertains to the extension of the jurisdiction of the Supreme Court of India. It allows the Parliament to expand the jurisdiction of the Supreme Court by enacting a law. As per Article 138 Clause 1, the Supreme Court shall have such further jurisdiction and powers with respect to any of the matters in the Union list as Parliament may by law confer. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 138 भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के विस्तार से संबंधित है. यह संसद को विधि बनाकर सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने की अनुमति देता है. अनुच्छेद 138 खंड 1 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के पास संघ सूची के किसी भी मामले के संबंध में ऐसे अतिरिक्त क्षेत्राधिकार और शक्तियां होंगी जो संसद विधि द्वारा प्रदान कर सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर द इंडियन पीनल कोड
Which section deals with the offense of theft? Section 375, Section 302, Section 390 और Section 378। भारतीय दंड संहिता के तहत कौन सी धारा चोरी के अपराध से संबंधित है? धारा 375, धारा 302, धारा 390 या धारा 378? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सेक्शन 378। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, धारा 378। Section 378 of the Indian Penal Code defines theft. According to the section, a person is said to commit theft if they take another person's movable property without their consent and they do so dishonestly with the intention of depriving the owner of it. This definition is important because it sets the legal standard for what constitutes theft and distinguishes it from other types of property crimes like robbery, Section 390, और extortion, Section 383. भारतीय दंड संहिता की धारा 378 चोरी को परिभाषित करती है। इस धारा के अनुसार जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे से उसकी सम्मति के बिना कोई चल संपत्ति बेईमानी से ले जाने का आशय रखते हुए उस संपत्ति को हटाता है, उसे चोरी करना कहा जाता है। यह परिभाषा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह चोरी के लिए विधिक मानक निर्धारित करती है और इसे लूट अथवा जबरन वसूली जैसे अन्य प्रकार के संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित अपराधों से अलग करती है। द लास्ट क्वेश्चन इज, under the Transfer of Property Act 1882, a charge may be created by acts of parties, process of law, presumption, और acts of parties in process of law. संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के तहत भार सर्जित किया जा सकता है पक्षकारों के कार्य द्वारा, विधि व्यवस्था द्वारा, उपधारणा द्वारा या पक्षकारों के कार्य और विधि व्यवस्था द्वारा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, एक्ट्स ऑफ पार्टीज इन प्रोसेस ऑफ लॉ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पक्षकारों के कार्य और विधि व्यवस्था द्वारा। In the context of the Transfer of Property Act 1882, a charge is defined under Section 100. It is a legal right created over immovable property similar to a mortgage but without transferring the property to the creditor. Essentially, a charge involves a right of a creditor to hold and sell a particular property to satisfy a debt or obligation. A charge can be created by an agreement or by the operation of law. The agreement must specifically declare the intention to create a charge on the property. संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के संदर्भ में धारा 100 के तहत भार को परिभाषित किया गया है। यह बंधक के समान किंतु संपत्ति का लेनदार को अंतरण किए बिना अचल संपत्ति हेतु एक कानूनी अधिकार है। किसी भार में अनिवार्यता, ऋण अथवा दायित्व को पूरा करने के लिए किसी विशेष संपत्ति को रखने और विक्रय करने का लेनदार का अधिकार शामिल होता है। कोई भार किसी समझौते अथवा विधि के संचालन द्वारा सर्जित किया जा सकता है। करार में विशेष रूप से संपत्ति पर भार सर्जित करने की घोषणा होनी चाहिए। बिफोर वी रैप अप, हियर्स अ क्वेश्चन फॉर यू। अ हैंगमैन हु हैंग्स अ प्रिजनर परसुएंट टू एन ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट is exempt from criminal liability under the Indian Penal Code under Section 75, Section 77, Section 78 और Section 79। न्यायालय के आदेश के अनुसार एक जल्लाद जो किसी कैदी को फांसी देता है उसे भारतीय दंड संहिता के तहत आपराधिक दायित्व से छूट मिलती है धारा 75 द्वारा, धारा 77 द्वारा, धारा 78 द्वारा या धारा 79 द्वारा। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।